नमस्कार छात्रों, नमस्कार दोस्तों। हिंदी भाषा अध्ययन कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए छात्रों, एक असाधारण व्यक्तित्व की स्वामिनी का परिचय आपको करवाता हूँ। तो छात्रों, 26 मार्च 1907 को प्रातः 8 बजे फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत में एक कन्या रत्न का जन्म होता है। उनके परिवार में लगभग 200 वर्षों या 7 पीढ़ियों के बाद पहली बार पुत्री का जन्म होता है। अतः बाबा बाबू बांके बिहारी जी हर्ष से झूम उठे और इन्हें घर की देवी महादेवी मानते हुए पुत्री का नाम महादेवी रखा। उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। उनकी माता का नाम हेमरानी देवी था। हेमरानी देवी बड़ी धर्मपरायण, कर्मनिष्ठ, भावुक एवं शाकाहारी महिला थी। विवाह के समय अपने साथ सिंहासन आसीन भगवान की मूर्ति भी लाई थी। वे प्रतिदिन कई घंटे पूजा पाठ तथा रामायण, गीता एवं विनय पत्रिका का पारायण करती थी और संगीत में भी उनकी अत्यधिक रुचि थी। इसके बिल्कुल विपरीत उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा सुंदर, विद्वान, संगीत प्रेमी, नास्तिक, शिकार करने एवं घूमने के शौकीन, मांसाहारी तथा हंसमुख व्यक्ति थे। महादेवी वर्मा के मानस बंधुओं में सुमित्रानंदन पंत एवं निराला का नाम लिया जा सकता है। आप देख रहे हैं सुमित्रानंदन पंत जी को और निराला जी को, जो उनसे जीवन पर्यंत राखी बंधवाते रहे। निराला जी से उनकी अत्यधिक निकटता थी। उनकी पुष्ट कलाइयों में महादेवी जी लगभग 40 वर्षों तक राखी बांधती रही। महादेवी जी की शिक्षा इंदौर में मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई। साथ ही संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा अध्यापकों द्वारा घर पर ही दी जाती रही। बीच में विवाह जैसी बाधा पड़ जाने के कारण कुछ दिन शिक्षा स्थगित रही। विवाहोपरांत महादेवी जी ने 1919 में क्रास्थवेट कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया और कॉलेज के छात्रावास में रहने लगी। 1921 में महादेवी जी ने 8वीं कक्षा में प्रांत भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यहीं पर उन्होंने अपने काव्य जीवन की शुरुआत की। वे 7 वर्ष की अवस्था से ही कविता लिखने लगी थी और 1925 तक जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, वे एक सफल कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताओं का प्रकाशन होने लगा था। कॉलेज में सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता हो गई। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी जी का हाथ पकड़कर सखियों के बीच में ले जाती और कहती, सुनो, ये कविता भी लिखती है। 1932 में जब उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए पास किया, तब तक उनके 2 कविता संग्रह निहार तथा रश्मि प्रकाशित हो चुके थे। वे आधुनिक मीरा के रूप में भी जानी जाती है। छात्रों, महादेवी वर्मा के कार्यक्षेत्र के बारे में जानते हैं। महादेवी का कार्यक्षेत्र लेखन, संपादन और अध्यापन रहा। उन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। यह कार्य अपने समय में महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम था। इसकी वे प्रधानाचार्य एवं कुलपति भी रही। महादेवी वर्मा को प्रशासनिक, अर्ध प्रशासनिक और व्यक्तिगत सभी संस्थाओं से पुरस्कार व सम्मान मिले। उसमें से कुछ प्रमुख पुरस्कार व सम्मान की बात करता हूँ। 1943 में उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 1952 में वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्या मनोनीत की गई। 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण की उपाधि दी।
1979 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली वे पहली महिला थी। 1988 में उन्हें मरणोपरांत भारत सरकार की पद्म विभूषण उपाधि से सम्मानित किया गया। तो छात्रों, ये था महादेवी वर्मा का विस्तृत परिचय। अब उनकी रची हुई कृति अनोखे राष्ट्रपति आज हम पढ़ने वाले हैं, उसका हम अभ्यास करने वाले हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक अनोखे राष्ट्रपति के रूप में हमारे आगे प्रस्तुत करती है, उसके बारे में महादेवी वर्मा ने अपने पुस्तक में तो लिखी ही है, लेकिन उसके अलावा मैं भी कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। छात्रों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बचपन का मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। वे पढ़ाई में इतने तेज थे कि बहुत बार उनके शिक्षक भी हैरान रह जाते थे। उनके स्कूल के दिनों का ऐसा ही एक किस्सा बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि एक परीक्षक ने उनके परीक्षा पत्र पर लिखा था कि यह छात्र परीक्षण करने वाले शिक्षक से भी बेहतर है। दरअसल उस परीक्षा में बच्चों को 10 प्रश्न पूछे गए थे और निर्देश दिया गया था कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। राजेंद्र ने सभी 10 प्रश्नों के उत्तर लिखे और अपनी उत्तर पुस्तिका पर निर्देश लिख दिया कि कोई भी 5 उत्तर जांच लो। उत्तर पुस्तिका का परीक्षण करने वाले शिक्षक ने जब यह पढ़ा तो उन्हें लगा कि यह छात्र बहुत ही घमंडी किस्म का है शायद। लेकिन जैसे जैसे वे उनके उत्तर पढ़ते गए तो उन्हें समझ आया कि राजेंद्र का स्तर अपने बाकी सभी सहपाठियों की तुलना में बहुत ऊंचा है और उन्होंने उक्त पंक्तियां राजेंद्र के उत्तर पत्रिका पर लिखी थी। एक और मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। उनकी यही बौद्धिक क्षमता एक बार गांधी जी के बड़े काम आई। गांधी जी एक बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनका एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट खो गया। बहुत ढूंढने पर भी जब डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो गांधी जी ने राजेंद्र बाबू से पूछा कि क्या उनके पास कोई दूसरी कॉपी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट को उन्होंने ही टाइप करवाया था। अब राजेंद्र बाबू के पास दूसरी कॉपी तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने बापू से कहा कि वे उनके लिए एक डॉक्यूमेंट मुंह जुबानी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें उसमें लिखी सभी बातें याद थी। बाद में जब असली डॉक्यूमेंट बापू को मिला तो उन्होंने दोनों को पढ़ा। राजेंद्र बाबू का लिखवाया हुआ डॉक्यूमेंट लगभग पूरी तरह सही था। आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताता हूँ। राजेंद्र प्रसाद के पिता महादेव सहाय संस्कृत एवं फारसी के विद्वान थे एवं उनकी माता कमलेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थी। 5 वर्ष की उम्र में ही राजेंद्र बाबू ने एक मौलवी साहब से फारसी में शिक्षा शुरू की। उसके बाद वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए छपरा के जिला स्कूल गए। राजेंद्र बाबू का विवाह उस समय की परिपाटी के अनुसार बाल्यकाल में ही लगभग 13 साल की उम्र में राजवंशी देवी से हो गया। विवाह के बाद भी उन्होंने पटना की टीके घोष अकादमी से अपनी पढ़ाई जारी रखी। उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहा और उससे उनके अध्ययन अथवा अन्य कार्यों में कोई रुकावट नहीं पड़ी। राजेंद्र बाबू की वेशभूषा बड़ी सरल थी। उनके चेहरे मोहरे को देखकर पता ही नहीं लगता था कि वे इतने प्रतिभा संपन्न और उच्च व्यक्तित्व वाले सज्जन हैं। देखने में वे सामान्य किसान जैसे लगते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ की सम्मानित उपाधि प्रदान करते समय कहा गया था, बाबू राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन में सरल व निस्वार्थ सेवा का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया है। जब वकील के व्यवसाय में चरम उत्कर्ष की उपलब्धि दूर नहीं रह गई थी, उन्हें राष्ट्रीय कार्य के लिए आह्वान मिला और उन्होंने व्यक्तिगत भावी उन्नति की सभी संभावनाओं को त्याग कर गाँव में गरीबों तथा दीन कृषकों के बीच काम करना स्वीकार किया। सरोजिनी नायडू ने उनके बारे में लिखा था, उनकी असाधारण प्रतिभा, उनके स्वभाव का अनोखा माधुर्य, उनके चरित्र की विशालता और अति त्याग के गुण ने शायद उन्हें हमारे सभी नेताओं से अधिक व्यापक और व्यक्तिगत रूप से प्रिय बना दिया है। गांधी जी के निकटतम शिष्यों में उनका वही स्थान है जो ईसा मसीह के निकट सेंट जॉन का था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुछ कृतियाँ।
राजेंद्र बाबू ने अपनी आत्मकथा के अतिरिक्त कई पुस्तकें भी लिखी जिनमें बाबू के कदमों में बाबू, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण, गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र, मेरी यूरोप यात्रा इत्यादि उल्लेखनीय है। भारत रत्न सन 1962 में अवकाश प्राप्त करने पर राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित किया। यह उस पुत्र के लिए कृतज्ञता का प्रतीक था जिसने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर आधी शताब्दी तक अपनी मातृभूमि की सेवा की थी। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने जीवन के आखिरी महीने बिताने के लिए उन्होंने पटना के निकट सदाकत आश्रम चुना। यहाँ पर 28 फरवरी 1963 में उनके जीवन की कहानी समाप्त हुई। यह कहानी थी श्रेष्ठ भारतीय मूल्यों और परंपरा की चट्टान सदृश आदर्शों की। हम सभी को इन पर गर्व है और ये सदा राष्ट्र को प्रेरणा देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो चलो दोस्तों, महादेवी वर्मा रचित अनोखे राष्ट्रपति नामक प्रकरण का अभ्यास करते हैं। महादेवी वर्मा कहती है कि राजेंद्र बाबू को मैंने पहले पहले एक सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में ही देखा था, परंतु उस गद्य ने कितने भावात्मक क्षणों की अटूट माला गूंथी है यह बताना कठिन है। यानी कि जब उनका पहला पहला आमना सामना हुआ राजेंद्र बाबू से, तब वो किन लोगों से बातें कर रहे थे, और उस वक्त जब महादेवी वर्मा ने उनको देखा तो वो आत्मिक रूप से उनसे जुड़ गई थी। वो कहती है कि मैं प्रयाग में बीए की विद्यार्थिनी थी और शीतावकाश में घर भागलपुर जा रही थी। शीतावकाश यानी कि सर्दियों की छुट्टियों में। तो आगे लिखती है कि पटना में भाई के मिलने की बात थी, अतः स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े। स्टेशन के एक और 3 पैरों वाली बेंच पर देहातियों की वेशभूषा में यानी कि ग्रामीणों की वेशभूषा में कुछ नागरिकों से घिरे सज्जन जो विराजमान थे, उनकी ओर मेरी विहंगम दृष्टि जाकर लौट आई। वास्तव में भाई से यह जानने के उपरांत कि उक्त सज्जन ही राजेंद्र बाबू है, मुझे अभिवादन का ध्यान आया। अभिवादन का अर्थ होता है नमस्कार करना या फिर वंदना करना। आगे देखते हैं। पहली दृष्टि में ही जो आकृति स्मृति में अंकित हो गई थी, उसमें इतने वर्षों ने न कोई नई रेखा जोड़ी है और न कोई नया रंग भरा है। सत्य में जैसे कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं रहता, वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में भी कुछ जोड़ना घटाना संभव नहीं है। महादेवी वर्मा राजेंद्र प्रसाद के बाह्य रूप का वर्णन करते हुए लिखती है कि काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी भ्रुकुटियों के नीचे बड़ी आंखें, मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, कुछ गोलाई लिए चौड़ी ठुड्डी, कुछ मोटे पर सुडौल ओठ, श्यामल झाई देता हुआ गेहुआ वर्ण, बड़ी बड़ी ग्रामीणों जैसी मूछें जो ऊपर के ओठ को ही नहीं ढक लेती थी, नीचे के ओठ पर भी रोमिल आवरण डाले हुए थी। हाथ, पैर, शरीर सब में लंबाई की ऐसी विशेषता थी जो दृष्टि को अनायास आकर्षित कर लेती थी। उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो और भी दृष्टि को उलझा लेती थी। खादी की मोटी धोती ऐसा फेंटा देकर बांधी गई थी कि एक और दाहिने पैर पर घुटना छूती थी और दूसरी ओर बाएं पैर की पिंडली। फेंटा बांधकर यानी कि धोती का वह भाग जो कमर के चारों ओर लपेटकर बांधा जाता है, उसे फेंटा कहते हैं। आगे लिखती है लेखिका कि मोटे खुरदुरे काले बंद गले के कोट में ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण खुला था और घुटने के नीचे का बटनों से बंद था। सर्दी के दिनों के कारण पैरों में मोजे जूते तो थे, परंतु कोट और धोती के समान उनमें भी विचित्र स्वच्छंदतावाद था। मिट्टी की परत से न जूतों के रंग का पता चलता था न रूप का। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी। उसकी आगे की नोक बाई भौं पर खिसक आई थी और टोपी की कोर माथे पर पट्टी की तरह लिपटी हुई थी। देखकर लगता था मानो वे किसी हड़बड़ी में यानी कि जल्दबाजी में चलते चलते कपड़े पहनते आए हैं। अतः जो जहाँ जिस स्थिति में अटक गया वह वही उसी स्थिति में लटका रह गया।
उनकी मुखाकृति देखकर अनुभव होता था मानो इन्हें पहले कहीं देखा है। अनेक व्यक्तियों ने भी उन्हें प्रथम बार देखकर ऐसा ही अनुभव किया। बहुत सोचने के उपरांत ही उस प्रकार की अनुभूति का कारण समझ में आ सका। और कारण यह था कि उनकी वेशभूषा भी बाकी ग्रामीणों जैसी ही सीधी सादी और सरल थी। राजेंद्र बाबू की मुखाकृति ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन में एक सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी। गठन का अर्थ होता है अंगों का कसाव, रचना या फिर बनावट। अतः उन्हें देखने वाले को कोई न कोई आकृति या व्यक्ति स्मरण हो आता था और वह अनुभव करने लगता था कि इस प्रकार के व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। आकृति तथा वेशभूषा के समान ही वे अपने स्वभाव और रहन सहन में सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधित्व करते थे। प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदना प्राप्त हुई थी वही उनकी सामान्यता को गरिमा प्रदान करती थी। व्यापकता ही सामान्यता की शपथ है, परंतु व्यापकता संवेदना की गहराई में स्थिति बनाए रखती है। व्यापकता और सामान्यता का अर्थ होता है सर्वसाधारण नियम, सामान्य या साधारण होने की अवस्था या फिर भाव। उनकी वेशभूषा की अस्त व्यस्तता के साथ उनके निजी सचिव और सहचर भाई चक्रधर जी का स्मरण अनायास हो आता है। जब मोजों में से पांचों उंगलियां बाहर निकलने लगती, जब जूते के तले पैर के तलवों के गवाक्ष बनने लगते, जब धोती, कुर्ते, कोटी आदि का खद्दर अपने मूल ताने बाने में बदलने लगता यानी कि फटने लगता, तब चक्रधर इस पुरातन सज्जा को, इस पुराने वस्त्रों को अपने लिए सहेज लेते। उन्होंने वर्षों तक इसी प्रकार राजेंद्र बाबू के पुराने परिधान से अपने आप को प्रसादित कर कृतार्थता का अनुभव किया था। मैंने ऐसे गुरु शिष्य या स्वामी सेवक अब तक नहीं देखे। प्रसादित का अर्थ होता है सजाया हुआ या फिर सुसंपादित। राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर मुझे यानी कि महादेवी वर्मा को सन 1937 में मिला, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने प्रयाग आए। शिलान्यास का अर्थ होता है भवन आदि बनाने से पहले उसकी नींव पर पत्थर या फिर ईंट आदि रखे जाने की क्रिया। उनसे ज्ञात हुआ कि उनके संयुक्त परिवार में 15-16 पौत्रियां हैं जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं यदि अपने छात्रावास में रखकर उन्हें विद्यापीठ की परीक्षाओं में बैठा सकूं, तो उन्हें कुछ विद्या प्राप्त हो सकेगी। पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उनसे छोटी के क्रम से बालिकाएं मेरे संरक्षण में आ गई। उन्हें देखने प्रायः उनकी दादी और कभी कभी दादा भी प्रयाग आते रहे। तभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी। वे साध्वी, सरल, क्षमामयी, सबके प्रति ममतालु और असंख्य संबंधों की सूत्रधारिणी थी। ससुराल में उन्होंने बालिका वधू के रूप में पदार्पण किया था। संभ्रांत जमींदार परिवार की परंपरा के अनुसार उन्हें घंटों सिर नीचा करके एकासन बैठना पड़ता था। परिणामतः उनकी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई कि युवती होकर भी, एक युवा स्त्री होने के बावजूद भी वे सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। सहधर्मिणी यानी कि राजेंद्र प्रसाद की पत्नी। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के समान बहुत सादगी और संयम से रहे। वे खादी के कपड़े पहनती थी जिन्हें वे स्वयं ही धो लेती थी। उनके साबुन, तेल आदि का व्यय भी सीमित था। कमरे की सफाई, झाड़पोछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। उस समय स्वतंत्रता संघर्ष के सैनिकों का गंतव्य जेल ही रहता था, यानी कि जाने का स्थान जो था वो जेल ही रहता था। अतः प्रायः किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी विद्यापीठ के छात्रावास में आ उपस्थित होती थी। देश स्वतंत्र होने के उपरांत उनमें से कुछ दिल्ली चली गई और कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी विद्यालयों में भर्ती हो गई। केवल राजेंद्र बाबू अपवाद रहे। उनके भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत
मुझे स्वयं उनकी पौत्रियों के संबंध में चिंता हुई। उनका स्पष्ट उत्तर मिला, महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पौत्रियों का दिमाग खराब न हो जाए, तुम केवल इसकी चिंता करो। वे जैसे रहती आई है उसी प्रकार रहेगी। कर्तव्य विलास नहीं, कर्मनिष्ठा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हो जाने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पौत्रियों को सरल जीवन जीने की ही प्रेरणा दी थी। सहधर्मिणी यानी कि पत्नी उनकी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद की, उनकी सहधर्मिणी में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जब राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे से संलग्न रसोईघर बन गया, तब वे दिल्ली गई और अंत तक स्वयं भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पति, परिवार तथा परिजनों को खिलाने के उपरांत स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात न कहूँ तो कथा अधूरी रह जाएगी। बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण तो दिया ही, साथ ही प्रयाग से सिरकी से बने 1 दर्जन सूप लाने का भी आदेश दिया। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं, क्योंकि फटकने पछोरने के लिए सिरकी यानी कि सरकंडे की घास से बने हुए सूप बहुत अच्छे होते हैं, पर कोई उन्हें लाने वाला ही नहीं मिलता। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में 12 सूपों के टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ, उससे भी अधिक विचित्र दृश्य तब प्रत्यक्ष हुआ जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार पर यह उपहार लादा गया। यह 12 जो सूप थे उसको लाद दिया गया, उसका ढेर लगा दिया गया। राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रह गई। ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि न कभी वहां पहुंचा था, न पहुंचेगा, पर भवन की तत्कालीन स्वामिनी ने मुझे अंक में भर लिया, यानी कि मुझे गले लगा लिया। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में 1 दिन अन्न नहीं ग्रहण करते थे। संयोग से मैं उनके उपवास के दिन ही पहुंची, अतः उनकी यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। उपवास में भी आतिथ्य का साथ देना उचित समझकर मैंने निरन्न भोजन की ही इच्छा प्रकट की, यानी कि बिना अन्न निराहार भोजन की इच्छा प्रकट की। फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक रहती है। सामान्यतः हमारा उपवास अन्य दिनों के भोजन की अपेक्षा अधिक व्यय साध्य हो जाता है, यानी कि कीमती हो जाता है, बहुत भारी हो जाता है, क्योंकि उस दिन हम भांति भांति के फल, मेवे, मिष्ठान आदि एकत्र कर लेते हैं। हमारे और आपके घर में भी उपवास के दिन का नज़ारा कुछ इस प्रकार से ही होता है। मुझे आज भी वह संध्या नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने अन्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले आलू खाकर पारायण करते देखा। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और ओठों पर बालकों जैसी सरल हंसी छलक उठी। जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली और मन की सरल स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया। अनेक बार प्रश्न उठता है, क्या वह साँचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे? महादेवी वर्मा कहती है कि ऐसे प्रतिभा संपन्न, ऐसे अच्छे आचरण वाले व्यक्तियों ने जन्म लेना छोड़ दिया है क्या? जय हिंद, जय भारत।